वंदे मातरम। हमें उम्मीद है कि इसके पिछले वाली भी वीडियो आपको समझ में आई होगी। देखिए अब हम बात करेंगे डॉन पेटिंकिंस की मॉडल की। देखिए इसके पहले जब हमने डिमांड फॉर मनी पढ़ा रहे थे, डिमांड फॉर मनी में हमने चर्चा की थी कि जो डॉन पेटिंकिंग का जनरल इक्विलिब्रियम का मॉडल है ना, उसकी हम चर्चा करेंगे वैल्यू ऑफ मनी में, लेकिन उसमें पूरा बढ़िया से चर्चा हमने नहीं किया था, क्योंकि इसके बारे में तो हम लोग कुछ जानते हैं कि इन्होंने जो M/P का कंसेप्ट दिया था, M/P सभी जानते हैं, ठीक है। M/P का कंसेप्ट दिया था, इसको हम रियल बैलेंस बोलते हैं, रियल कैश बैलेंस इन इकोनॉमी। सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने माना था कि मनी इल्यूजन नहीं होता है। मनी इल्यूजन नहीं होता है तो मतलब व्हाट इज़ मनी इल्यूजन? मुद्रा भ्रम। मुद्रा भ्रम वह होता है कि मान लीजिए कि वस्तुओं की कीमत तो बढ़ रही है, वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है और आपके पास जितना पैसा है उसकी भी मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन आप केवल अपने पैसा जो बढ़ रहा है उस पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो वस्तुओं की प्राइस हो रही है, बढ़ रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भले ही आपके पास कितना हो पैसा हो, लेकिन जब वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगेगी ना, तो उस पैसे की वैल्यू नहीं होगी। तो इन्होंने माना है कि नहीं, सब लोग जानते हैं, लोग समझदार हैं कि मुद्रा विभ्रम होने नहीं देते। अर्थात अगर प्राइस बढ़ रही है, उनके पास भले ही पैसा बढ़ रहा है, लेकिन वो देखते हैं कि कितना प्राइस हो रहा है, उसके हिसाब से वो मुद्रा की मांग करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है मुद्रा की विभ्रम नहीं होता है, ठीक है। और चलिए जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल में इन्होंने देखिए रियल बैलेंस इफेक्ट के माध्यम से 4 बाजारों में संतुलन को बताया। देखिए जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब ये जब जब एक से अधिक बाजारों में एक साथ संतुलन देखा जाता है ना, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम। जब किन्हीं एक बाजारों में संतुलन देखा जाएगा, दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डॉन पेटिंकिंस की, तो इनके मॉडल में 2 चीज़ें हैं जो हमें सबसे बहुत ज़रूरी है जानना, कि स्ट्रक्चर लाइक किन्स, जो इनका थियरी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो किन्स की तरह है, जो बनावट है। एजम्पशंस लाइक क्लासिकल्स, लेकिन एजम्पशंस किसके जैसे है? वो है क्लासिकल की जैसे। तो क्यों नहीं इसको क्लासिकल में शामिल कर दिया था, क्यों नहीं इसको किन्सियन में शामिल कर दिया? क्यों? क्योंकि इन्होंने दोनों का तो यूज किया है, दोनों का यूज किया है। दैट्स वाई हम इसको सेपरेटली पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों से अलग है, ठीक है। और इन्होंने क्लासिकल में इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इन्होंने जो क्लासिकल के 2 एजम्पशंस हैं उसको खारिज किया। एक है डाइकोटॉमी ऑफ रियल एंड मनी मार्केट, मतलब कि जो 2 डाइकोटॉमी, द्विविभाजन है दोनों मार्केट में, रियल मार्केट में और मनी मार्केट में, दोनों में कोई संबंध नहीं है, इसी को डाइकोटॉमी ऑफ रियल एंड मनी मार्केट। होमोजेनिटी पास्चुलेट, मतलब दोनों स्वतः से निर्गम होते हैं, दोनों स्वतः से निर्गम होते हैं, मतलब कि जब कोई डिसबैलेंस होता है किसी एक मार्केट में, ठीक है, तो अपने आप बैलेंस हो जाता है उसी मार्केट के द्वारा, दूसरे मार्केट का सहारा नहीं लेना पड़ता, दैट इज़ होमोजेनिटी पास्चुलेट, ठीक है। तो इन दोनों को खारिज किया है किसने? पेटिंकिंस ने, और कहा है कि नहीं, किसी एक मार्केट में अगर डिस्टर्बेंस होगी तो दूसरे मार्केट पर प्रभाव पड़ेगा और फिर दोनों दूसरे मार्केट से भी परिवर्तन करके उसको सही किया जा सकता है। दैट इज़ इसी को हम बोल सकते हैं कि होमोजेनिटी पास्चुलेट का खारिज किया है किसने? डॉन पेटिंकिंस ने। और ऐसे नहीं, मतलब कि ऐसे ही नहीं खारिज किया है, उन्होंने रियल बैलेंस इफेक्ट के माध्यम से खारिज किया। और रियल बैलेंस इफेक्ट हमने बताया है, जब डिमांड थियरी आप पढ़ेंगे तो उसमें रियल बैलेंस ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा थियरी है, इसीलिए हम पूरा मतलब कि हर एक चीज़ को पॉइंट बाई पॉइंट नहीं समझाएंगे, हम लास्ट में स्क्रॉल कर देंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि चारों बाजार को हमें अलग अलग देखना है, उसके बाद फिर सबको एक साथ संतुलन में देखना है, ठीक है। लेकिन आपको स्पष्ट सब समझ में आएगा। इसके पहले हमने वैल्यू ऑफ मनी में बताया था कि व्हाट इज़ रियल बैलेंस इफेक्ट, ठीक है। चलिए अब मनी रियल मार्केट, अब इन्होंने बताया कि मनी और रियल मार्केट में संबंध है किसके द्वारा? रियल बैलेंस इफेक्ट के द्वारा, ठीक है। इन्होंने एक चीज़ और है, इन्होंने हिग्स के माइक्रो थियरी को, अर्थात माइक्रो चॉइस थियरी को, उसको मैक्रो लेवल पे यूज किया। माइक्रो चॉइस थियरी क्या है? बस वही है सर जो आपने पढ़ा है कि इंडिफरेंस कर्व वाला, कोई अलग सी चीज़ नहीं है। माइक्रो चॉइस थियरी इंडिफरेंस कर्व वाला होता है कि ये प्राइस लाइन होती है और फिर वहाँ पे जहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व कट करता है, वहीं पे आप क्या करते हैं? चॉइस करते हैं उस वस्तु को, मतलब कि पसंद करते हैं, तो वस्तु और सेवा के सहयोग को पसंद करते हैं, दैट इज़ उससे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसी को चॉइस थियरी बोलते हैं। कोई अलग नहीं, इसी को मैक्रो लेवल पे यूज किया इन्होंने। अब चूँकि चलिए ठीक है, इन्होंने 4 बाजारों को एक साथ संतुलन दिखाया है। सबसे पहले मनी मार्केट, देन लेबर मार्केट, देन बॉन्ड मार्केट, देन कमोडिटी मार्केट, ठीक है। और एक चीज़ इन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए ना
कि अगर अगर लेबर, पहली बात तो उन्होंने कहा कि लेबर मार्केट में अपने आप संतुलन होता है, लेबर मार्केट में स्वतः संतुलन होता है। और फिर इन्होंने एक चीज़ और कहा है कि इन तीनों मार्केट में से, इन्होंने कहा कि इन तीनों मार्केट में अगर आपने किसी 2 मार्केट में संतुलन कर दिया, इन तीनों मार्केट में किसी में अगर 2 में संतुलन कर दिया तो तीसरा मार्केट अपने आप संतुलन में हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा तो जनरल इक्विलिब्रियम है, लेकिन 2 ही मार्केट में संतुलन किया है। ठीक है, बहुत ही होशियार है। पूरे इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया है, एक हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फर्म सेक्टर। इसीलिए इनका स्ट्रक्चर किंग्स के जैसा बनता है। जैसे मान लीजिए हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड करता है कंजम्पशन के लिए, और जो फर्म सेक्टर है डिमांड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट के लिए। तो C+I+G बन रहा है ना, इसीलिए स्ट्रक्चर हम बोलते हैं किसका है, किंग्स का है। 4 बाजारों में से अगर 3 बाजारों में संतुलन कर दिया जाए तो चारों बाजार संतुलन में होंगे। ठीक है, ये भले ही कहा गया है लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा ये भी सही है, ये वाला भी कथन सही है कि, और इन्होंने देखिए जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल में 3 बाजारों को लिया, 3 बाजारों को ही लिया, लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल में केवल 3 बाजारों को लिया और कहा कि लेबर मार्केट में अपने आप संतुलन होता है। और इन्होंने लेबर मार्केट में इन्होंने कहा था कि अपने आप संतुलन में होता है। बॉन्ड मार्केट को लिया, रियल मार्केट को लिया और मनी मार्केट को लिया। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें गलत हैं। ठीक है, हम लिखते वक्त गलत हो जाता है, लेकिन बाद में जब आप इसको जब हम आपको समझाते हैं ना तो पता चलता है कि नहीं कुछ गलत कर रहा, तो हमें स्पष्ट हुआ। तो लेबर मार्केट नहीं, यहाँ पे मनी मार्केट है। ठीक है, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट और रियल मार्केट, इन्हीं 3 बाजारों को शामिल किया इन्होंने संतुलन के लिए। और कहा कि अगर 3 इससे एक में तो लेबर मार्केट में तो अपने आप संतुलन होगा, दूसरा कि जब 3 मार्केट बचा तो उसमें से अगर मतलब 2 मार्केट में संतुलन कर देंगे तो तीसरे में अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पर अपने विश्लेषण में मनी और लेबर मार्केट की संतुलन की चर्चा की थी। ठीक है, मतलब अपने विश्लेषण जब किया था तो मतलब सेपरेटली जब अलग अलग चारों बाजारों का विश्लेषण किया तो उसमें बताया था कि मनी और रियल मार्केट में क्या है संतुलन, मतलब कैसे होता है, इन्होंने बताया था अलग अलग से। अब देखिए, अब बचा रियल और बॉन्ड मार्केट। रियल और मार्केट, तो देखिए बॉन्ड इशू कौन करता है, बॉन्ड इशू करता है फर्म सेक्टर, और उसका मतलब कि बेचता कौन है, इसका मतलब वही बॉन्ड इशू करना मतलब बेचना, बेचता है हाउस होल्ड सेक्टर, कंपनी, इंडस्ट्रियलिस्ट। और डिमांड कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब कि जो कंज्यूम करते हैं, जो खरीद उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, डोंट वरी, इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, चलिए सामान्य संतुलन के कुछ मान्यताएं हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। सबसे पहले का अर्थव्यवस्था प्रारंभिक स्थिति में पूर्ण रोजगार में होती है। मतलब पूर्ण रोजगार में होने का मतलब क्या है कि जो शॉर्ट रन में ना, मतलब कि कुछ समय के लिए वहाँ के जो लेबर हैं या कोई भी संसाधन है या पूंजी वूजी कुछ खाली नहीं है। ठीक है, आप कितना और डिमांड करें वो बढ़ेंगे नहीं। लोगों का उपभोग फलन स्थिर रहता है, मतलब कि लोग एक निश्चित चीज़ की मांग करते हैं। दूसरा, उपभोग पर वितरण प्रभाव नहीं पड़ता। उपभोग पर वितरण प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन किसको किया जाता है, उसके साधनों को किया जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि साधनों को दीर्घकाल में पैसा नहीं दिया जाता। पैसा नहीं दिया था मतलब कि उसके जो प्राइस है उसमें बढ़ाया नहीं जा सकता। मतलब कि मान लीजिए ना, लेबर को अगर वेज दिया जा रहा है ना, तो शॉर्ट रन में उसको बढ़ाना नहीं है, वो बढ़ाने घटाने की दिक्कत कब आती है, लॉन्ग रन में। इसीलिए क्या है, उपभोग पर वितरण का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लोगों का उपभोग व्यवहार वास्तविक चरों से प्रभावित होता है, ना कि मौद्रिक चरों से। हमने बताया था आपको कि मनी, इसका ये मतलब होता है कि मनी इल्यूजन नहीं है। उसके अलावा मुद्रा तटस्थ है, मनी न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट दिया है। मनी न्यूट्रलिटी मतलब कि अगर मान लीजिए ब्याज दर अगर बढ़ रही है ना, तो मनी की, मुद्रा की मांग भी ज़्यादा हो जा रही है। सॉरी, जब ब्याज दर बढ़ रही है ना, ब्याज दर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, ब्याज दर बढ़ रही है इसका मतलब मुद्रा की मांग जब ज़्यादा होता है तभी ब्याज बढ़ता है, वैसे नहीं बढ़ता है। तो जब मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो लोग वस्तु और सेवाओं का मांग भी देखिए, तब वस्तु और सेवाओं का लोग क्या करेंगे, तो लोग वस्तु और सेवाओं का मांग भी ज़्यादा करेंगे। जैसे मान लीजिए मुद्रा की, जब ये है IS, हम बता ही दे रहे हैं। ठीक है, ये है LM, तब अब मान लीजिए R कब बढ़ता है, जब LM वक्र शिफ्ट हो जाए। चूँकि IS भी होता है लेकिन उसको बाद में देखते हैं। LM वक्र शिफ्ट हो जाए, R बढ़ गया। जब R बढ़ गया इसका मतलब मनी की डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। लेकिन मान लीजिए उसी के साथ साथ अगर लोग इस वस्तु की जब मान लीजिए इसी के साथ साथ पता है क्या हो गया, लोगों ने, जैसे कि ये तो बढ़ा, भले ही R बढ़ के R' हो गया, इसका मतलब ब्याज दर तो बढ़ गया। ठीक है, लेकिन अगर लोग यहीं पे अगर मान लीजिए वस्तु और सेवाओं का मांग भी ज़्यादा कर लेंगे तब क्या होगा, लोग वस्तुओं और दैट्स वाई फिर जो मुद्रा है इस जगह पे आ जाएगी, मतलब फिर इसी ब्याज दर पे आ जाएगी। इसीलिए मनी क्या है, न्यूट्रल है। तो ब्याज दर बढ़ा लेकिन तुरंत नीचे आ गया, तो इसीलिए मनी न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, शॉर्ट रन के लिए होता है। तो डोंट वरी अबाउट इट।
इसके अलावा हम देखते हैं देयर इज़ नो डाइकोटोमी एंड होमोजेनिटी, ये तो बता दिया हमने। परफेक्ट कंपटीशन ऑफ ऑल मार्केट, ये तो होता ही है। कोई भी जब थियरी सबसे पहले पढ़ा रहा है ना, तो आप देखेंगे उसमें ये वाला परफेक्ट कंपटीशन वाला है, क्योंकि ये आसानी से समझाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए रियल बैलेंस, लोग रियल बैलेंस में रखते हैं, ठीक है। तो टोटल रिजर्व ऑफ वेल्थ अर्थात टोटल रिजर्व ऑफ वेल्थ मतलब रियल इनकम। टोटल रियल इनकम मतलब क्या होता है? टोटल रियल इनकम मतलब रियल बैलेंस, वह बैलेंस जो अपने पास लोग, रियल बैलेंस जो लोग अपने पास रखते हैं। दूसरा रिजर्व ऑफ आर कंजम्पशन, एक होता है रियल बैलेंस और दूसरा है रिजर्व ऑफ आर कंजम्पशन। वह बैलेंस रियल बैलेंस का वह भाग जिसको लोग क्या बोल रहे हैं कि रिजर्व कर रहे हैं कंजम्पशन के लिए, तो उसको हम जी से दिखा रहे हैं। एक सेकेंड इसको हम जूम कर दें, तो इसको हम जी से दिखा रहे हैं, जी से इसको रिजर्व ऑफ आर कंजम्पशन। और दूसरा जो रियल बैलेंस होता है ना, रियल बैलेंस उसको भी से दिखा रहा है। एक तो कंजम्पशन के लिए है और एक रियल बैलेंस अन्य चीज़ों के लिए है, ठीक है। दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट इत्यादि, क्योंकि ये एक उपभोक्ता वर्ग लेगा और एक कौन सा वर्ग लेगा? इन्वेस्टमेंट वाला, जैसे फर्म सेक्टर। तो डोंट वरी, तो रियल बैलेंस टोटल मिला के भी प्लस जी है, ठीक है। बस वही हम समझाना जो चाह रहे थे आपको, जो चॉइस थियरी है उसी चीज़ को बताया इन्होंने किस प्रकार से। डॉन पेटिंकिंस मैक्रो लेवल पे कैसे कर रहे हैं, देखिए लिंक एंडाउमेंट लेवल, ठीक है। एंडाउमेंट लाइन, इसको प्राइस लाइन को एंडाउमेंट लाइन यहाँ पे बोला है इन्होंने, प्राइस लाइन को एंडाउमेंट लाइन बोला है। फिर आई पे, आई मतलब क्या है? आई इंडिफरेंस कर्व है, उस पर जहाँ पे टच करता है वहीं पे लोग वस्तु और सेवाओं का चॉइस करते हैं, पसंद करते हैं। तो इसी को इन्होंने मैक्रो लेवल पे यूज किया है, मतलब कि चारों मार्केट में इन्होंने कहा है, चारों मार्केट में वहीं उन्होंने कहा है कि जहाँ पे ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी वहीं पे लोग क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे। मतलब कि चारों में मतलब प्रेफरेंस करेंगे, चारों को खरीदा जाएगा। कब डिमांड की जाएगी? जब चारों में ये वाला चॉइस थियरी होगी, मतलब कि इफिशिएंट लेवल मिलेगा उसका प्राइस लाइन का और इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है। 4 मॉडल हमने बताया है। अब देखिए कैसे प्रोडक्शन फंक्शन को इन्होंने इस प्रकार से लिया है, Q इक्वल टू फंक्शन, Q इज फंक्शन ऑफ K और N। K क्या है? लेबर है। K क्या है? कैपिटल है, जैसे हम जानते हैं। N क्या है? इन्होंने पॉपुलेशन ना लेकर लेबर लिखा है, ठीक है। तो इसे आप जरूरी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लेबर फंक्शन क्या है? लेबर मार्केट में लेबर फंक्शन आप जानते हैं कि सब लोग रियल बैलेंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए रियल बैलेंस ऑफ वेज, रियल बैलेंस ऑफ लेबर, रियल बैलेंस ऑफ लेबर क्या है? WIP, ठीक है। अब इट इज़ फंक्शन ऑफ Q, अर्थात इट इज़ फंक्शन ऑफ Q मतलब क्या कि अगर प्रोडक्ट में अगर कोई भी चेंज होगा प्रोडक्ट मार्केट में, ठीक है, तो उसका प्रभाव वेज पे पड़ेगा, बस ये रियल वेज पर। अब इसके अलावा क्योंकि, ठीक है, बस वही है। डिमांड फॉर लेबर को इन्होंने ऐसे दिखाया है, K पर क्वांटिटी ऑफ कैपिटल की मात्रा पर, ठीक है। एक सेकेंड, अब चूँकि आप जानते हैं ना, यहाँ से तो साफ स्पष्ट हो ही जा रहा है यहाँ से कि जो लेबर की डिमांड है, N से लेबर को दिखा रहे हैं, तो ND मतलब लेबर का डिमांड, और ND इज इक्वल टू फंक्शन के जगह पे हमने Q लिखा है, जैसे फंक्शन के जगह पे दिखाने के लिए हम Q लिख रहे हैं, और ऐसा लिखवाया गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो Q है फंक्शन के जगह पे इन्होंने, जैसे हम लिखा जाता है ना कि डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, तो हम F के जगह पे हमने Q लिख दिया है, फंक्शन के लिए Q लिख दिया, बस डोंट वरी। तो अभी Q है, अभी ये अर्थात जो N अर्थात लेबर की डिमांड है किस पे निर्भर करती है? वेज पे, वेज W/P पे, और उसके साथ साथ इन्होंने कैपिटल स्टॉक को भी लिया, इसलिए लिया कि जैसे कैपिटल स्टॉक बढ़ेगी तो लेबर की मात्रा भी बढ़ेगी, बस यही है। उसके अलावा लेबर सप्लाई को NS से दिखाया है, और ये भी किस पे निर्भर करती है? रियल वेज पर। रियल वेज कम होगा तो वो लेबर की सप्लाई बढ़ेगी। उधर देखिए अगर रियल वेज कम होगा, यहाँ पे जब रियल वेज कम होगा तो क्या होगा? यहाँ पे उसकी डिमांड ऑफ लेबर, लोग डिमांड करेंगे लेबर का, ठीक है। लेबर का डिमांड करेगा, कौन करेगा? फर्म सेक्टर। जब फर्म सेक्टर लेबर का डिमांड करेगा तो कब करेगा? जब वो चाहेगा कि वास्तविक मजदूरी कम हो, जब वास्तविक मजदूरी कम होगा तो डिमांड करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कि जो लेबर के सप्लाई है, तो लेबर सप्लाई कब होगा? जब W/P बढ़ेगा, जब W/P का रेशियो जब ज़्यादा रहेगा तो लेबर की डिमांड, अर्थात जब मजदूरी ज़्यादा रहेगी तो लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी, ज़्यादा करने का रेजिस्टेंस होगी कि लोग बहुत ज़्यादा काम करना चाहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ डिमांड क्या होगी? डिमांड कम होगी। डिमांड कब होगी? जब वेज कम होगा, जब मजदूरी कम होगी। तो दोनों विपरीत संबंध है, बस यही है।
और जब विपरीत संबंध है तो हम जानते हैं कि जब ND अब इक्वल टू NS होगा तो संतुलन होगा। अब यहाँ पे एक तरफ W/P है और एक तरफ N और S है, मतलब सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड ऑफ लेबर। और जब आप जानते हैं सीधे रिलेशन मतलब कि विपरीत रिलेशन है, W/P बढ़ रहा है, इसका मतलब मजदूरी बढ़ रही है। अगर मजदूरी जब बढ़ेगी ना तो डिमांड ऑफ लेबर कम होगा, जितना ही मजदूरी बढ़ेगी डिमांड ऑफ लेबर कम होगा, जितना मजदूरी कम होगी उतना डिमांड ज़्यादा होगा, क्योंकि फर्म सेक्टर करेगा। और सप्लाई में उल्टा होता है कि जब मजदूरी बढ़ती है तो लोग ज़्यादा काम करना चाहते हैं, अर्थात सप्लाई बढ़ती है। इसीलिए जब दोनों पे जहाँ पे संतुलन होगा वहाँ पे ND इक्वल टू SS जहाँ पे होगा वहाँ पे संतुलन होगा। दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है। और फिर आगे हम देख लेते हैं, पहला मार्केट हमने देख लिया, देन कम्युनिटी मार्केट। कम्युनिटी मार्केट के तीन कंपोनेंट है, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर मांग करेगा कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन डिमांड करेगा, कंजम्पशन के लिए डिमांड करेगा। फर्म सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड करेगा, और इसमें गवर्नमेंट सेक्टर किसके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए डिमांड करेगा। ठीक है, अब इन्हीं के लिए ये तीनों मिला के क्या हो जाएगा, टोटल डिमांड C+I+G। ये कैसे है, ये है किन्स के स्ट्रक्चर के लिए, इस स्ट्रक्चर की तरह। ठीक है, अब हमने बता दिया कि कैसे है। C को हम ऐसे लिख सकते हैं, कंजम्पशन फंक्शन को इससे लिख सकते हैं, कंजम्पशन फंक्शन को ऐसे। Y क्या है, रियल इनकम M/H/P क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर का रियल बैलेंस। R क्या है, R है वेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस वही है। Y भी यहाँ पे भी है इन्वेस्टमेंट फर्म सेक्टर में भी, और फिर MF/P मतलब रियल बैलेंस ऑफ फर्म सेक्टर। R क्या है, ब्याज दर। G इक्वल टू G डॉट, मतलब कि G डॉट क्यों है, स्थिर, क्योंकि जो गवर्नमेंट की सप्लाई है ना, जो गवर्नमेंट दे रहा है वो किसी से प्रभावित नहीं है, वो कांस्टेंट है। वो अगर आप मतलब कि उसके पास, मतलब कि अगर आपके पास कितना पैसा है, कम हो रहा है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है, उसका कांस्टेंट है। अगर उसको लाभ मिले या ना मिले, वो क्या कर रहा है, वो खर्च करेगा, दैट्स वाई वो कांस्टेंट है। तो इसीलिए उसको लास्ट में क्या किया, इनकम जब हम काम करेंगे, जब जैसे कि डिमांड को इन्होंने ना, डिमांड को हम जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को आप क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं ना, इसीलिए इन्होंने ई लिखा है यहाँ पे। देखिए E इक्वल टू C+I+G। ठीक है, अब यहाँ पे ई के लिए हम जानते हैं डिमांड और कंजम्पशन, हाउस होल्ड सेक्टर और इन्वेस्टमेंट सेक्टर, मतलब कि फर्म सेक्टर, दोनों का डिमांड फंक्शन सेम ही है, केवल H+M हो गया। तो इन्होंने M/P को इन्होंने लिखा है कि MH+F/P को इन्होंने टोटल M/P अर्थात टोटल रियल बैलेंस लिख दिया है, डोंट वरी। G लास्ट में प्लस को G के लिए इन्होंने G डैश कांस्टेंट लिखा, G डैश, लेकिन बाद में इन्होंने क्या लिखा कि G को शामिल ही नहीं किया, क्योंकि इसमें प्रभाव ही नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट है। अब सप्लाई के लिए इन्होंने लिखा है कि क्वांटिटी तो सप्लाई होगी, क्वांटिटी सप्लाई क्यों होगी, यहाँ पे देखिए सप्लाई साइड कौन सा है, ES एग्रीगेट सप्लाई इन्होंने लिखा है कि Q को लिया है, एग्रीगेट सप्लाई क्वांटिटी को लिया है। क्वांटिटी मतलब कि गुड्स एंड सर्विस की क्वालिटी, और इसी को हम रियल इनकम कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई मतलब रियल इनकम, एग्रीगेट डिमांड मतलब एक्सपेंडिचर। AD को हम E लिख सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को Y लिख सकते हैं, और Y की जगह पे क्या है, Y की जगह पे तो Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ K और N है। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी ही मतलब सप्लाई है, क्योंकि क्वांटिटी को रियल इनकम कहते हैं। ठीक है, दैट्स वाई हम अब फिर यहाँ पे ऐसे लेंगे, और ये है सप्लाई साइड, ये सप्लाई साइड, और ये डिमांड साइड। ये क्या है, जो ED है ना, इसको हम एक्सपेंडिचर डिमांड भी कहते हैं, एक्सपेंडिचर डिमांड बोल सकते हैं। और फिर आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं Y0 इक्वल टू E, यहाँ पे क्या है, संतुलन है, डोंट वरी। मनी मार्केट में संतुलन कैसे, जब डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी बराबर हो, वहाँ पे संतुलन होगा। अब डिमांड फॉर मनी को इन्होंने फंक्शन दिया है PL। PL क्या है, PL फंक्शन को बता रहा है, PL फंक्शन को बता रहा है और कुछ नहीं है। तो MD फंक्शन आप मतलब फंक्शन के PL लिख दिया है। Y, R और M/P रियल कैश बैलेंस इससे निर्भर होता है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और फिर जो सप्लाई है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है, इसमें हमारा बस नहीं चलता, इसीलिए कांस्टेंट होता है। अब डिमांड हम जानते हैं कि आप सब लिख लीजिएगा। ठीक है, हम केवल आपको समझा रहे हैं, हम लास्ट में स्क्रॉल करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, डोंट। अब ND को हम ऐसे लिख सकते हैं, M0 है, M ऐसे M, जैसे कि M0 मतलब वो भी मनी सप्लाई ही है, और एक MES है। तो संतुलन दोनों जगह पे, आप दोनों जगह पे संतुलन देखिए, जहाँ पे MD और MS को कट करता है तो दोनों जगह पे कट कर रहा है। यहाँ पे R लेवल R1 लिख सकते हैं, यहाँ पे R2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह मनी सप्लाई है, जहाँ पे दोनों एक जगह पे कट करते हैं। सब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, शायद इसको हमने नहीं समझाया, मनी डिमांड। अब रियल इनकम से भी देखिए मनी प्रभावित होती है,
रियल इनकम से भी तो मनी प्रभावित होती है, समझ रहे हैं। रियल इनकम से कैसे होती है, हमने बार बार यहाँ पे देखिए, एक तो वाई है यहाँ पे, वाई ये भी रियल इनकम ही है, और ये आर है। रियल इनकम से कैसे, रियल इनकम मतलब एम अपन पी ही होता है, आप जानते हैं, फिर भी और फिर एम अपन पी यहाँ भी लिया है। तो रियल वाई से संबंध कैसे रखता है, वाई से कैसे मतलब कि मनी प्रभावित होता है कि जब ये केवल गुड्स और सर्विस है, जो वाई है ना वो केवल गुड्स और सर्विस है, और ये रियल कैश बैलेंस है एम अपन पी दोनों है, ध्यान रखिएगा। अभी जो गुड्स और सर्विस है एम वाई, वाई जो गुड्स और सर्विस है ना, देखिए इसे हम क्या बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए मनी की सप्लाई बढ़ेगी, मनी की सप्लाई बढ़ेगी या मनी की सप्लाई अगर बढ़ेगी तो इसका मूल्य कम होगा, एक सेकंड, इसका मूल्य कम होगा, और मनी की सप्लाई घटेगी तो इसका मूल्य ज़्यादा होगा, एक सेकंड, ठीक है, सॉरी। देखिए अगर मुद्रा की सप्लाई बढ़ेगी अर्थात कोई भी चीज़ ज़्यादा हो रहा है, मनी ज़्यादा हो रही है, रियल कैश बैलेंस से अगर मनी ज़्यादा हो गई, इसका मतलब जब जो चीज़ ज़्यादा हो जाता है ना उसकी कीमत कम हो जाती, बस वही है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ गई तो वाई का मान कम हो गया। जब मनी सप्लाई बढ़ गई ना तो वाई का भले मनी सप्लाई बढ़ गई लेकिन उसका जो वाई का मूल्य है वो पता है क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये कम है और जो चीज़ कम है उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, और मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई मतलब मनी ज़्यादा हो गया तो वाई का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर इसके उल्टा, अगर मान लीजिए मनी सप्लाई कम हो गई, इसका मतलब ये है मनी सप्लाई कम हो रही है, इसका मतलब वाई ज़्यादा है, तो वाई ज़्यादा है तो वाई का मूल्य कम हो जाएगा और इसका मूल्य ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही संबंध है इसमें, विपरीत। अब फिर आर है एक जो मनी से संबंधित है, मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, आर बढ़ेगा, सॉरी एक सेकेंड, मनी की सप्लाई अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो आर कम होगा, और मनी की सप्लाई कम होगी तो क्या हो जाएगा, आर बढ़ेगा। मनी की सप्लाई क्यों ऐसे होगा, अगर मान लीजिए मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जा रही है तो बैंक के पास, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा पैसा है तो कम ब्याज दर पे उसको हटाना चाहेंगे कि लोग उसको ज़्यादा ले, हमारी कमाई हो। और जब मनी सप्लाई कम है इसका मतलब ये है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हमें और पैसा चाहिए, इसीलिए जब कोई लोन लेने आएगा तो खूब दबाक ब्याज चाहिए, खूब दबाक ब्याज पे देते हैं सब, 10% 20% कितना हो ब्याज ले लेंगे, क्योंकि मनी सप्लाई कम है तो चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो, इसीलिए लोग पैसा ही नहीं लेंगे, जो लिया होगा हाल ही जल्दी देने लगेगा ताकि बैंक में, ठीक है, बस यही है विपरीत संबंध। M/P आप जानते हैं दैट इज रियल कैश बैलेंस, तो इसमें कोई वही नहीं है। चलिए अब फिर हम संतुलन बता दें, डिमांड फॉर मनी ऐसे है, सप्लाई ऑफ मनी ऐसे है, क्योंकि कांस्टेंट है सप्लाई। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं बॉन्ड मार्केट को देखेंगे, ठीक है। बॉन्ड मार्केट को देखिए, अब आप एक चीज़ तो कंफर्म है, हमने इसके पहले बताया कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड में और आर में विपरीत संबंध। जब बॉन्ड गिरता है, जब आर घटता है ना तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है। क्यों होता है कि जब आर घटता है इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो लोन लेते हैं, जब लोन लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो कंपनी का वैल्यू बढ़ता है, दैट्स वाई जब आर और जब उनकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो उनके प्राइस का जो बॉन्ड होगा, उनके जो बॉन्ड का प्राइस होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी जो बॉन्ड क्या होता है वो शेयर होता है एक तरीके से बैंक, ठीक है। चलिए, और दूसरा है कि अगर मान लीजिए आर की प्राइस बढ़े, इसका मतलब लोग जो इन्वेस्टर होंगे लोन कम लेंगे, जब लोन कम लेंगे तो जब लोन कम ले रहे हैं तो इसका मतलब जो उनकी बॉन्ड की प्राइस हो क्या हो जाएगी, वो गिरेगी, इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं तो उनकी कंपनी की वैल्यू जितना आर बढ़ रहा है उतना कम होगी। अब बचा क्या है, तो बस आप जानते हैं ना कि जो बॉन्ड की प्राइस हो इक्वल टू क्या हो जाएगी, आर के तो विपरीत संबंध है लेकिन 1/r से सीधा संबंध है, दैट्स वाई बॉन्ड की प्राइस इक्वल टू हम 1/r लिखते हैं। बॉन्ड की प्राइस इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 1/r, और समझ में आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि जब आर घटेगा तो 1/r बढ़ेगा, और विपरीत अर्थात आर 1/r में विपरीत संबंध है। जब आर 1/r में विपरीत संबंध है तो हम ये भी तो जानते हैं कि आर में और बॉन्ड में भी विपरीत संबंध है, दैट्स वाई बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/r, तो बॉन्ड की प्राइस। डिमांड साइड क्या है बॉन्ड के लिए, देखिए बॉन्ड के लिए डिमांड साइड ये है, ये वाला इन्होंने बॉन्ड को लिखा है। अब पी, आप सोचेंगे कि पी क्यों लिखा है,
पी इसलिए लिखा है सर कि हम रियल बैलेंस ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे। रियल बैलेंस, हर एक चीज़ की जगह पे रियल बैलेंस है ना, द रियल वैल्यू ऑफ बॉन्ड बी डी अपान आर इंटू पी, ठीक है, बी डी अपान आर इंटू पी। ये क्यों ऐसे है देखिए इस प्रकार से सर, हम जानते हैं ना, देखिए यहाँ पे है बी 1/r और 1/r और फिर 1/p, और बी क्या है, ये बॉन्ड है, और बॉन्ड की प्राइस को इन्होंने क्या लिखा है 1/r, और जब 1/r से ना जब 1/p को तुलना करेंगे तो क्या निकलेगा, अब प्राइस है, जैसे मान लीजिए बॉन्ड की प्राइस है और ये 1/p है, ठीक है, मतलब रियल बैलेंस हम निकाल का, तो जब दोनों को गुणा करेंगे ना तो 1/r इंटू पी हो जाएगा, 1/r इंटू पी हो जाएगा। और जो बी एस है यहाँ पे बी डी हो सकता है, देखिए बी एस बॉन्ड की सप्लाई हो सकता है, बॉन्ड की डिमांड हो सकता है, तो जब ये बॉन्ड अलग है, जब इसका हम इसमें जब गुणा करते हैं ना, दैट इज बी डी अपान आर इंटू पी हो जा रहा है। रियल बैलेंस तो होगा ही, रियल बैलेंस तो देखिए बी एस अपान पी क्या हो जाएगा, रियल बैलेंस आप बॉन्ड की सप्लाई रियल फॉर्म में जब आर से गुणा करते हैं तो पता है क्या कर रहे हैं हम, बस इसकी प्राइस से गुणा कर रहे हैं, मतलब कि बॉन्ड की कीमत वो बता रहे हैं, 1/r जो आर है ना वो बॉन्ड की कीमत को बता रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आप तो कहेंगे कि मतलब बी एस अपान पी मतलब कि बॉन्ड की रियल बॉन्ड तो हो गया, लेकिन डोंट वरी, रियल बॉन्ड तो हो गया, लेकिन ये रियल बॉन्ड हुआ है, लेकिन जब इसके हम पी से जब 1/r से हम इसमें हम गुणा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो 1/r है ना इसी को हम बॉन्ड की प्राइस बोल रहे हैं। अब ऐसा लिखा गया है सर, जैसे लिखा गया हम बता रहे हैं, तो डिमांड फॉर बॉन्ड हो जाएगा बी डी अपान आर इंटू पी, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी लिखा है और फिर यहाँ पे बी यहाँ पे ऐसे लिखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बी और डी है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना ये वाला ए स्मॉल बी और स्मॉल डी है, ये बॉन्ड डिमांड बता रहा है, और एक फंक्शन की जगह पे लिखा गया है वाई 1/r देखिए बस अभी हमने बताया था ना, वाई है रियल इनकम, 1/r पे निर्भर करता है, ये प्राइस ऑफ बॉन्ड है, और एच अपान पी अर्थात रियल बैलेंस ऑफ हाउस होल्ड, ये बॉन्ड की डिमांड है। और फिर बॉन्ड की सप्लाई भी बस वही है कि बस बॉन्ड की सप्लाई किस पर निर्भर करती है, बस इसमें एक चीज़ और चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे है रियल बैलेंस ऑफ हाउस होल्ड, तो रियल बैलेंस ऑफ फर्म सेक्टर, ठीक है। तो ये बॉन्ड की डिमांड और बॉन्ड की सप्लाई, अब इक्विलिब्रियम दोनों में कैसे होगा, जब बॉन्ड की, अब देखिए इक्विलिब्रियम दोनों में कैसे होगा, आप जानते हैं यहाँ पे ऐसे, आप जानते हैं कि 1/r मतलब बॉन्ड की प्राइस में और बॉन्ड की डिमांड में विपरीत संबंध है, किसी भी चीज़ के डिमांड में और फिर उसके प्राइस में विपरीत संबंध होता है, तो बॉन्ड की प्राइस और बॉन्ड की डिमांड में विपरीत संबंध है, ऐसे बॉन्ड की सप्लाई और बॉन्ड की डिमांड में सीधा संबंध है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत लेट, आधा घंटा लगभग हो गया, लेकिन हमने केवल सेपरेटली समझा रहे हैं इसको, ठीक है। अब जनरल इक्विलिब्रियम हम इसमें देख ले रहे हैं, जनरल इक्विलिब्रियम क्या, लास्ट में स्क्रॉल कर देंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ डाउन पे थिंकिंग, अब जनरल इक्विलिब्रियम में हमने बताया है कि केवल दो मार्केट का संतुलन करना है, क्योंकि बॉन्ड जो लेबर मार्केट है वो स्थिर रहेगा और तीनों में से केवल दो करना है, इसीलिए इन्होंने बॉन्ड मार्केट तीनों में से केवल दो को करेंगे तो हमारा तीनों मतलब मार्केट में संतुलन हो जाएगा। तो लेबर मार्केट तो नहीं करेंगे क्योंकि ये परमानेंट होता है। मनी मार्केट में से इसमें तीनों में से अगर किसी दो में अगर संतुलन कर दें तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो मनी मार्केट को हम नहीं करेंगे, किसको करेंगे, कम्युनिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में इन्होंने संतुलन किया है, ठीक है। अब ये है कम्युनिटी मार्केट, देखिए यहाँ पे, अब देखिए इन्होंने बताया, अब बस इन्होंने यहाँ पे हो जाएगा आपका संतुलन, दैट्स इट, ठीक है। चलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना, देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे, जब यहाँ पे सारी चीज़ें हमेशा संतुलन में होती हैं, बस यही है। जब मार्केट यहाँ पे देखिए कम्युनिटी मार्केट में क्या होता है, ऐसे होता है डिमांड और सप्लाई फंक्शन, डिमांड फंक्शन ये है और सप्लाई फंक्शन ये है। बॉन्ड मार्केट में तो ये होता है सब इन इक्विलिब्रियम वाई और फिर 1/r और m/p मिलता है, ठीक है।
और इसमें ये मिलता है y और फिर 1/p और r मिलता है। इतना तो समझ गए। अब इतना समझने के बाद अब आप देखिए, जो अगर आप बात करें डिमांड इसमें मनी मार्केट में, तो पूर्ण रोजगार के कारण साधन, देखिए पूर्ण रोजगार के कारण साधन तो खाली नहीं है, अर्थात शॉर्ट रन में सप्लाई नहीं है, इसीलिए यम और वाई शॉर्ट रन में स्थिर है। अर्थात इन्होंने माना है कि जो यम है और वाई है ना, वो शॉर्ट रन में स्थिर है। तो बच क्या रहा है? बच रहा है आर बच रहा है और नपान पी बच रहा है। यहाँ पे देखिए आर बच रहा है। सप्लाई तो परमानेंट स्थिर ही होती है, सप्लाई किसी भी चीज़ की स्थिर ही होगी सर, क्योंकि सप्लाई साइड अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, सप्लाई साइड को हम स्थिर मान रहे हैं, ठीक है। केवल डिमांड साइड हमें पढ़ना है। कहीं भी सप्लाई शॉर्ट रन में स्थिर ही होती है, किसी भी चीज़ की सप्लाई शॉर्ट रन में स्थिर ही होती है, ठीक है। और फिर इन्होंने लॉन्ग रन में क्या बताया है? लॉन्ग रन में इन्होंने शॉर्ट रन में इन्होंने एक चीज़ बताया कि जो मुद्रा की सप्लाई उप्लाई है, मुद्रा है वो भी स्थिर है, और राष्ट्रीय आय है वो भी शॉर्ट रन में स्थिर है। बचा क्या? आर। तो आर और पी को अगर हम जान लेंगे तो सब तो स्थिर है, आर पी का रिलेशन जान लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें कमोडिटी मार्केट में संतुलन पता चल जाएगा। तो हम जानते हैं आर इंटू पी में क्या है? विपरीत संबंध है। अगर आर बढ़ेगा तो पी घटेगा। देखिए आप देख लीजिए, आर पी नहीं वो आर है, हाँ ये आर और 1/p है, आर है, एक सेकेंड, आर है और 1/p है, 1/p है। तो आर, जब हम जानते हैं कि जब आर बढ़ता है तो क्या होता है? पी तो बढ़ेगा, प्राइस आर बढ़ता है तो पी भी बढ़ता है, लेकिन हमें देखना आर बढ़ता है तो 1/p घटता है सर। आर बढ़ता है तो पी तो बढ़ता है, लेकिन आर बढ़ता है तो 1/p घटता है, दैट्स इट। इसीलिए देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, या आप 1/r प्रोपोर्शनल टू पी लिख सकते हैं, या p 1/p प्रोपोर्शनल टू r लिख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम r और p में संतुलन देखेंगे, r p में, ठीक है। तो कैसा होगा? विपरीत से होगा, ऐसे होगा ना, c मतलब गिरते हुए, कि r अगर बढ़ा है तो मतलब p इतना है, ये p है ना, p चूँकि 1/p है, ठीक है, p के जगह पे 1/p है, ठीक है, डोंट वरी। हमें तो लिखवाया तो p ही गया था, लेकिन p की जगह पे क्या है? 1/p है। इसीलिए जब r यहाँ पे है तो 1/p इतना है, r घट रहा है तो p बढ़ रहा है, 1/p बढ़ रहा है, ठीक है। अर्थात CC के प्रत्येक बिंदु पर पता है क्या होगा? जो डिमांड जो कमोडिटी मार्केट है वो संतुलन में होगा। दूसरा हम देख लेते हैं बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट की बात ही अलग है। बॉन्ड मार्केट देखिए यहाँ पे, बॉन्ड मार्केट में क्या होगा? बॉन्ड मार्केट में भी देखिए ये है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट में क्या होगा? सप्लाई तो परमानेंट पहले से ही स्थिर है, क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ा सकते किसी भी चीज़ की। अब वाई भी स्थिर है, यम भी स्थिर है, हम जानते हैं। तो 1/r बचा और पी बचा। अब 1/r में और पी में भी विपरीत संबंध मैंने बताया आपको। 1/r विपरीत में 1/, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, कुछ गलत तो नहीं लिख रहे हैं? हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या है, 1/r है और फिर 1/p है। तो 1/r में 1/p में क्या है? सीधा डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहाँ पे जो हमने कमोडिटी मार्केट में देखा था 1/p और r में, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि 1/r और p में, तो दोनों में उल्टा रिलेशन होगा। लेकिन जब हम बात कर दें कि 1/r में और 1/p में, तो दोनों में सीधा रिलेशन होगा। दैट्स वाई बॉन्ड मार्केट में क्या होगा? इस प्रकार से होगा। लास्ट में भी हम बता देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो जब 1/r है और फिर 1/p है ना, तो दोनों का मतलब सेम ही है। जब दोनों के ऊपर एक है तो डोंट वरी, दोनों नीचे हैं डोंट वरी। तो इसको जब 1/r और 1/p है तो इसको हम r और हम p लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, समचर है। तो समचर है तो ऐसे होगा। और r और p में जैसे ही r बढ़ता है ना, प्राइस बढ़ेगा, r जैसे कि r बढ़ रहा है तो p बढ़ रहा है, r बढ़ रहा है तो p, ऐसे, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा तो r बढ़ेगा ही बढ़ेगा, r को बढ़ा देता है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, तो डिमांड तो एक संतुलन तो हो गया कमोडिटी मार्केट का, जिसमें CC लाइन है ए वाला, और एक संतुलन है बॉन्ड मार्केट का, जिसमें B और B लाइन है। और जब BB लाइन और CC लाइन मिल जाएगा तो एक साथ संतुलन में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा R और यहाँ पे हो जाएगा प्राइस, और दोनों में ऐसे संबंध है, तो दोनों मार्केट यहाँ पे एक साथ जुड़ गए, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम, इसी को लिख दिया गया है, बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट, अर्थात बस यही है।
टर्न पे टेकिंग का जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। अब एक चीज़ और की बात है मनी न्यूट्रलिटी। मनी न्यूट्रलिटी को हम इसी में हम देख ले रहे हैं तब तक, लेकिन मनी न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट चलिए इसमें हो नहीं पाया क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर रहे हैं सर मनी न्यूट्रलिटी का। ठीक है, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।